अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू ये कहते हैं द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स के फिजिक्स में टाइम के साथ साथ डिस्कवरीज हो रही हैं और एडवांसमेंट होती जा रही है। इसका पर्पस क्या है? ये हमने ना इंट्रोडक्शन में देखा था कि इसकी वजह से ना जो ह्यूमन लाइफ है, मैन लाइफ है, वो डे बाय डे ना बेहतर से बेहतर होती जा रही है। जैसे पहले हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं था। ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हवाई जहाज़ के लोग जरिए सफ़र कर रहे हैं, बसेज हो गई हैं। अगर पहले कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं था, अब आप दुनिया के किसी भी जगह पे बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेटरमेंट है बेसिकली। 1.2 है, कहते हैं द लेंथ ऑफ द स्टील पाइप इज इन बिटवीन 0.7 टू 0.8 मीटर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द appropriate instrument used for an accuracy of 0.01 मीटर। अच्छा, अगर हम बात करें ना कि सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है मेजरमेंट के लिए, छोटी से छोटी मेजरमेंट के लिए, वो बेसिकली स्क्रू गेज होता है। लेकिन अगर उसने जो हमें डाटा दिया ना कि इसके अकॉर्डिंगली हमने एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम देखेंगे किसका लीस्ट काउंट जो है वो इसके अकॉर्डिंग है। हमने मीटर रूल का ना लीस्ट काउंट पढ़ा था, ये हमारे पास होते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये हमने लीस्ट काउंट चैप्टर में पढ़े थे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट पढ़े थे। जो हमारे पास मीटर रोल है होता है, इसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास होता है 0.1 सेंटीमीटर। बच्चे अगर मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करवाना हो ना, तो इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देंगे। सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², मतलब इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटी की वैल्यू थी, मतलब मैंने इसको वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दिया था, तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर। तो लीस्ट काउंट के हिसाब से देखें, मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो इस रेंज में होता है 0.001 मीटर। तो उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास इसके लिए जो बेटर इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके जरिए हम ये मेजरमेंट ले सकेंगे, वो हमारे पास क्या होगा? मीटर रूल होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो बनेगा वो मीटर रूल का आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं द डायामीटर ऑफ द स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर एंड इट्स रीडिंग इज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द स्टील बॉल? कि आपके पास ये एक वर्नियर कैलिपर है, आपने बताना है कि डायामीटर हमारे पास स्टील बॉल का क्या आएगा। अच्छा बच्चे, ये जो है ना, ये हमारे पास मेन स्केल है, और ये जो उसके ऊपर शो किया हुआ है ये आपके पास वर्नियर स्केल है। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में ये किया हुआ है, चैप्टर में ये देखा हुआ कि सबसे पहले आप मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, फिर आप वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं, और वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको मेन स्केल में ऐड कर देंगे। अब मेन स्केल रीडिंग लेते कहते हैं कैसे? बच्चे, ये 0 लाइन है वर्नियर स्केल की, इससे पहले ये इसके साथ जो मैच करिए ना एग्जैक्टली वो वैल्यू ले लेते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग देखें, ये 1 है, ये 1.1 है, ये 1.2, 1.3, 1.4 तक हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ रही है। जो बच्चे वर्नियर स्केल के 0 के साथ मैच कर रही हो, या 0 से अगर मैच कोई लाइन ना कर रही हो तो उससे पहले वाली ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैच करिए तो हम लोग यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या लेंगे? 1.4। अब उसके बाद देखिए आपने वो रीडिंग लेनी होती है। ओके, यहाँ पे ना बच्चे ये देखें, ये वाली लाइन जो है ना, इस वाली 0 लाइन से थोड़ी सी आगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप 1.4 ना लीजिएगा, आप 1.3 यहाँ पे लेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ये थोड़ी सी आगे है इसकी लाइन से। तो ये हमारे पास 1.3 मेन स्केल रीडिंग होगी। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी लेते हैं? वर्नियर स्केल लेते हैं हम, इसकी लिखते हैं कौन सी डिवीजन, कौन सी लाइन जो है ना वो एग्जैक्टली नीचे वाली लाइन के साथ मैच कर रही है। ये वाली 0 इसकी लाइन है, ये 0 लाइन है, और थोड़ा सा आगे जो है ना हमारे पास इसकी लाइन है, ये मैच नहीं कर रही, ये भी मैच नहीं कर रही, ये भी मैच नहीं कर रही, ये कोई भी नहीं मैच कर रही है। लेकिन ये देखिए, ये नामी जो लाइन है वो तकरीबन मैच कर रही है। तो मेन वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच करी है? नामी, नामी डिवीजन उसकी मैच करी है। तो 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट के साथ। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो आप क्या करेंगे? 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 0.01 के साथ। तो जो भी आंसर आएगा उसको किस में ऐड कर देंगे? उसको ऐड करेंगे आगे पास। जो मेन स्केल रीडिंग थी, मेन स्केल रीडिंग क्या थी? 1.3। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको सॉल्व करें तो ये देखें, ये सॉल्व हुआ है। पहले आपने मेन स्केल रीडिंग ली जो 1.3 सेंटीमीटर थी, फिर आपने वर्नियर स्केल की वो लाइन चेक की जो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ मैच करी थी, वो नामी या 9 डिवीजन थी। उसको आपने क्या किया? लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया ना बच्चों उसको मेन स्केल में ऐड कर दिया, तो वो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 1.39। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 1.39 सेंटीमीटर।
आगे हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं दी फिगर शोज द रीडिंग ऑन ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर आपने मेजरमेंट ले रहे हैं टू मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन रॉड, वन कंप्लीट टर्न्स ऑफ द थिम्बल इज 0.50 millimeter and there are 50 lines on the circular scale. The diameter of the rod वो मालूम करें। अच्छा, ये डाटा देने का मकसद क्या होता है कि एक कंप्लीट, इसको अगर एक दफ़ा कंप्लीट रोटेट करवाएं तो कहते हैं आपके पास ना एक लाइन नजर आएगी। मतलब अगर इसको फुली बंद कर दें, यहाँ से स्टार्ट करें, कि अगर आप यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और पकड़ के इसको पूरा एक चक्कर मतलब रोटेट करवा देते हैं तो पूरी एक लाइन आगे ना नजर आना शुरू हो जाएगी। और हमारे पास ओवरऑल इसके ऊपर कितनी 50 रीडिंग्स हैं सर्कुलर स्केल पे? 50 हैं। ये जो डाटा होता है ना, ये बेसिकली आपको दिया जाता है लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नहीं पता, जो हमें वैसे यूजुअली पता होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं पता तो आपको ये डाटा दे दिया जाता है। इस डाटा से सबसे पहले आप मालूम क्या करते हैं, आप इससे पहले मालूम करते हैं पिच मालूम करते हैं। पिच कैसे मालूम की जाती है? पिच मालूम की जाती है कि आपने जो भी जितना डिस्टेंस अपेयर होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस के साथ, वो आपको बता रहा है कि आपके पास कितना डिस्टेंस अपेयर हो रहा है। वो हमारे पास हो रहा है 1, ठीक है, हमारे पास 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द थिम्बल इज 0.50, तो डिस्टेंस कितना अपेयर हो रहा है? 0.50 डिवाइडेड बाय हमारे पास रोटेशंस वो कितनी के, मतलब आपके पास जितना डिस्टेंस अपेयर हो डिवाइडेड बाय आपने उसको कितनी दफा रोटेट करवाया। तो 1 कंप्लीट टर्न है, 1 कंप्लीट रोटेशन है, और डिस्टेंस कितना आपके पास आया? 0.50, इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। मतलब कोई 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं आएगा। अब आपने मालूम क्या करना होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे आता है? जो भी पिच होती है ना बच्चे, उसको आप डिवाइड कर देते हैं जितनी आपके पास सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स होती हैं। आपके पास कितना आंसर आया था पिच का? ये हमारे पास था 0.5 डिवाइडेड बाय जो सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स होंगे। सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स कितनी होती है? वो हमारे पास होती हैं 50। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कितनी डिवीजन्स है, 50 डिवीजन्स है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.5 को आप डिवाइड कर देंगे 50 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो डाटा दे रहे होते हैं ना कि 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द थिम्बल इज 0.50 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 लाइंस ऑन द सर्कुलर स्केल, ये बेसिकली होता है कि आपको एक डिवाइस दे दिया जाता है, एक स्क्रू गेज दे दिया जाता है, उसके लीस्ट काउंट का हमें नहीं पता, तो आप मालूम कैसे करते हैं? आप पहले उसकी पिच निकालते हैं। पिच कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप डिवाइड करेंगे जितना डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 0.50 डिवाइडेड बाय आपने रोटेशन कितनी दी थी। एक लाइन हमें नजर आ रही थी जिसकी वैल्यू 0.5 थी, तो मतलब इस सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेट करवाने पे एक लाइन नजर आएगी जिसकी वैल्यू जो होती है वो 0.5 होती है। तो 0.50 डिवाइडेड बाय 1। अगर लीस्ट काउंट निकालना हो तो बच्चे पिच को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ लाइंस के साथ जितनी सर्कुलर स्केल पे होती हैं, तो उसने बताया हुआ 50 है, तो हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी? 0.01। तो हमें लीस्ट काउंट का पता चल गया। अब कहते हैं ये जो रीडिंग्स हैं इस फिगर से आप मालूम करके बताएं उस पर्टिकुलर रॉड का डायमीटर क्या होगा। तो वो रीडिंग्स उसी तरह से लेंगे, पहले आप मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर आप सर्कुलर स्केल रीडिंग वो वाली लाइन चेक करेंगे जो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ मैच कर रही होगी, और जो भी सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे ना हर लाइन की वैल्यू जो है वो 0.5 है, ये 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, ये वाली 1 है, आगे नीचे 1.5 है, और आगे हमारे पास क्या है? 2 है, 2 से आगे 2.5 है, ये नीचे 2.5 है, ये 3 है, और 3 से आगे नीचे आपको एक और लाइन नजर आ रही है जो 3.5 है। तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग क्या आई? 3.5। अब ये चेक करें कि हमारे पास सर्कुलर स्केल कौन सी है। सर्कुलर स्केल में वो लाइन चेक करें जो एग्जैक्टली इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच कर रही है। तो ये देखें, ये वाली लाइन मैच नहीं करी, ये वाली। अब ये लाइन कौन सी है? ये 15, 16 और 17, 17वीं लाइन मैच करिए। 17 लाइन, 17 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट के साथ, 0.01 है। जो भी आंसर आएगा उसको मेन स्केल रीडिंग जो हमारे पास 3.5 आई थी उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका अगर आंसर देखा जाए हमारे पास 1.4 का, तो ये आपके पास प्रॉपर इसकी आई हुई है कि आपके पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आई थी? हमारे पास 3.50, ठीक है, 3.5 आई थी, 3.50। आपके पास सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मैच करी थी? 17 लाइन। 17 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी हमारे पास मेन स्केल रीडिंग थी उसमें ऐड कर दिया, और आपके पास आंसर आ गया 3.67। तो करेक्टेड आंसर हमारे पास क्या होगा? 3.67 इसका करेक्टेड आंसर होगा। ठीक है, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पे चलते हैं। कहते हैं
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट आर डिफाइंड। ये सारी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन जो अभी हम 9th क्लास में या मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में सॉरी पढ़ते आए हैं वो हमारे पास है, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इस ऑफ ए मेजरमेंट। तो इसकी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन यही है। आगे हमारे पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दी मेजरमेंट, हमने पढ़ा था अगर डेसिमल राइट साइड पे हो तो सारे जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट है, मतलब इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 जीरोस को भी कंसीडर करेंगे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 5। आगे हम कहते हैं दिस सम, आपने इन तीन क्वांटिटीज को सम करना है तो कहते हैं अप्रोप्रिएट प्रोसीजन तक इसको फाइंड आउट करें। अच्छा एडिशन में ना हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं एडिशन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनको जमा करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हम लीस्ट डेसिमल प्लेस लेंगे, मतलब जिस इन वैल्यूज को देखेंगे किसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स है वहां तक आंसर को अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखें 1.7 है हमारे पास, ये तीन वैल्यूज थी, इनको मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आया आंसर। अब इसको अप्रोक्सीमेट करना है। अब इन सब में देखें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसके पास हैं, इसके पास लीस्ट का मतलब है कम से कम, इसके पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसके पास तो है ही नहीं, मतलब लीस्ट क्या है कि कोई डेसिमल के बाद डिजिट नहीं लेना। तो इसका आंसर फिर कितना राउंड ऑफ हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 19, मतलब डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं लेंगे। लीस्ट यही था ना, तो हमारे पास 12 के बाद कोई डेसिमल डिजिट नहीं था, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं था, तो इसका मतलब है आपने भी आंसर में डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। 1.8 है, कहते हैं द आंसर ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन। अब दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, और माइनस में भी हमने यही कहा था लीस्ट डेसिमल प्लेसेस आप देखेंगे। तो पहले तो इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस करके ना आपके पास ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को कितना राउंड ऑफ करना है, आपने वही देखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी है। इसके पास इशारे के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, इसके पास कितने हैं, इसके पास तो 5 है, तो कम किसके पास है, इसके पास, और कितने हैं 3, तो इसका मतलब है इस आंसर को 3 डिजिट्स तक मैं लिखूंगी इशारिया के बाद। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा 0.153। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 0.153। आगे कहते हैं द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, के आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपने जो आंसर लिखना है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट लिखना है। अच्छा हम लोग जो देख रहे होते हैं जब भी आप चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम लोग जो आंसर आता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट लेने फिगर लेने होते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें सबसे कम किसके पास और कितने, वहां तक उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है, जो भी आंसर आएगा। अब ये भी देखिए मेरे पास बच्चे इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास 2 हैं, इसके पास कितने हैं 5 है, तो कम किसके पास है, इस वाले के पास। तो आप इसको 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4.6, मतलब आपके पास 4.6 समथिंग आंसर आ रहा होगा, लेकिन आपने उसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है 2 डिजिट्स तक, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो इसलिए हम इसको कहाँ तक करेंगे 4.6 तक। आप ये वैल्यूज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट्स है और यहाँ पे इतने सारे डिजिट्स हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स लेने हैं। आगे कहते हैं द आंसर ऑफ द मैथमेटिकल डिवीजन इन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो यहाँ पे दोबारा से यही कह रहा है कि ये देखिए मुझे ये हमारे पास आंसर आया प्लस दिस वन, ये आंसर आया। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा डिवीजन है, डिवीजन में जो भी आंसर आता है बच्चे उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास आंसर में देखते हैं कितने आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं वो डिपेंड करता है जिन वैल्यूज को आपने डिवाइड किया होता है उसमें कम किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये डेसिमल के बाद 0 है बच्चे, इसको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, इसमें कितने हैं 3, तो मिनिमम कितने हैं 2। तो आंसर में आप सिर्फ 2 डिजिट्स रखेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ए वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स आपने लेने हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। आगे 1.11 है, कहते हैं द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हो डिवाइड भी कर रहे हो एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का एक ही रूल था कि जो भी आंसर आया है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास इधर हमारे पास ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर, तो यहाँ पे अज्यूम कर लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 2 ही हमारे पास सिग्निफिकेंट है। अब इनको मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो भी आंसर आया उसको राउंड ऑफ कैसे करना है ये देखिए। हमारे पास ये है कि आपके पास ये 3 वैल्यूज ही कहते हैं हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर से आपने ये वैल्यू देखे, ये मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, इनमें सबसे कम किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5.0 के पास, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा उसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है।
तो मेरे पास ये आंसर आया था 488। ये मेरे पास तीनों सिग्निफिकेंट है, मैं तो इनको निगलेक्ट ही नहीं कर सकती। फिर इसका सोल्यूशन ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। साइंटिफिक नोटेशन में लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे डेसिमल है, इसको उठा के 4 के बाद ले जाएं तो पावर 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे 8 लास्ट वाले को 8 खत्म करके इसको 9 करके मतलब राउंड ऑफ कर लें तो 4.9 तक हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मतलब आपने 3 नहीं रखने थे, तो मैंने क्या किया, उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले गई हूँ, डेसिमल को पीछे ले गई हूँ। 4.88 मल्टीप्लाई 10⁻², लेकिन 88 नहीं रखना था तो आपने 8 को 9 कर दिया और दूसरे 8 को स्किप कर दिया। आगे हमारे पास कहते हैं, तो इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻²। कहते हैं रेशियो ऑफ द फोर्स एंड एनर्जी, आपने उनके डायमेंशंस की रेशियो निकालनी है। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन हमने मल्टीपल टाइम इस चैप्टर में पढ़ी है, ml/t-2 होती है, और एनर्जी की ml²t-2। -2 से खत्म हो जाएगा, ये एक l की पावर से खत्म हो जाएगा, और हमारे पास m से खत्म हो जाएगा, बाकी 1/l आ जाएगा, l ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, l-1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। आगे आते हैं, कहते हैं आइडेंटिफाई ऑफ द पेयर ऑफ द फॉलोइंग व्हिच डू नॉट हैव द डायमेंशंस। अच्छा, ये ना कुछ टर्म्स बताई हुई हैं, कहते हैं इनमें देखें कि इनके डायमेंशन सेम नहीं है। वर्क और टॉर्क की मालूम करें, एंगुलर मोमेंटम सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट की मालूम करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ये टर्म्स हैं जो आपके लिए थोड़ी सी नई है, लेकिन इसको मालूम स्टिल हम करेंगे। हमारे पास अगर ये देखें, सबसे पहले किस किस की है, वर्क की और टॉर्क की। वर्क का जो फार्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। बच्चे फोर्स की आप डायमेंशंस डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डालेंगे, तो ओवरऑल डायमेंशंस आपके पास वर्क की ये निकलती हैं। टॉर्क की डायमेंशन किसकी इक्वल होती है बच्चे, पहले तो इसका फार्मूला हमें आना चाहिए, ये आर एफ होता है, डिस्टेंस ऑफ फोर्स होता है। डिस्टेंस ऑफ फोर्स की डायमेंशंस लिखेंगे ना, डिस्टेंस की डायमेंशन वही बच्चे, ये यहाँ पे भी तो दो ही चीजें नहीं है, डिस्टेंस ऑफ फोर्स, डिस्टेंस की डायमेंशन एल बच्चे, आर भी जो होता है ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, ml/t-2 होगी। अगर इसको कंबाइंड ब्रैकेट में कर देंगे तो हमारे पास ये L2 टाइम है और T तो ऑलरेडी -2 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा ml/t-2। तो दोनों की डायमेंशन हमारे पास क्या आएंगी, सेम आएंगी। इसी तरह से आगे वो कहते हैं, मतलब ये ऑप्शन तो ठीक नहीं होगा, उसने कहा जिसकी सेम ना हो, यहाँ पे दोनों की सेम है। लेकिन अगर देखिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। आप मैथ की डायमेंशन पुट करेंगे, स्पीड की पुट करेंगे, आर की पुट करेंगे, तो हमारे पास सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएंगे। जैसे एम की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, हमारे पास कैपिटल एम होती है। वी की डायमेंशन स्पीड की क्या होती है, हमारे पास LT-1 होती है। स्पीड की क्या होती है, LT-1। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ LT-1। और हमारे पास आर क्या है, ये डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। तो अब इन सारी डायमेंशंस को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा एम एल 2 दफा आ गया, तो हमारे पास एल की पावर 2 और टी की पावर -1। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। अच्छा, आपको फार्मूला पता होगा ना, तो आप हर एक की डायमेंशन पुट करेंगे और सबको एक ही ब्रैकेट में कर देंगे। इसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट की हमने यहाँ पे देखी थी ऑलरेडी, क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एनर्जी ओवर एफ होता है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं 1/t, मतलब टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। तो t की डायमेंशन क्या होंगी, कैपिटल T, तो हमारे पास कैपिटल T ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होंगी, t की पावर -1। ठीक है, t इनवर्स। तो ये हमारे पास ये 2 है, ये -1 है, तो ये एक इसके साथ खत्म हो जाएगा, बाकी इसकी डायमेंशन क्या बच जाएगी, एक ही रह जाएगी। ठीक है, ml/t-1। तो यहाँ पे ये दोनों की डायमेंशन ठीक सेम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कि वो ऑप्शन बताएं जहां पे डायमेंशन सेम ना हो। तीसरा हमारे पास है mr²। m की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M। r² की डायमेंशन क्या है, l²। और यहाँ पे टॉर्क है rf, टॉर्क की हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली थी, ml/t-2। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला होगा। डी वाले को भी वैसे एक दफा देख लें, ये इम्पल्स होती है फोर्स और टाइम का। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2। यहाँ पे इसकी भी टी होती है, तो वो एक टी इसके साथ खत्म हो जाएगा। चीज की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। और ये मोमेंटम होता है mv, मैथ्स की m और v की LT-1, तो ये भी दोनों सेम होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तीनों को आपको बेसिक फार्मूलाज पता होंगे ना, तो बच्चे आप उसकी डायमेंशंस मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी मालूम करके देखी, जो सी वाला ऑप्शन था उसकी डायमेंशन सेम नहीं थी। कहते हैं द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम वर्नियर कैलिपर। सेम वर्नियर कैलिपर है। फिगर शोज द रीडिंग व्हेन जार्स आर क्लोज व्हाइल रीडिंग व्हेन द सॉलिड सिलेंडर इज प्लेस बिटवीन दी जॉस, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, यहाँ पे ना दो फिगर्स गिवन है। पहली फिगर मालूम करने के लिए कि वहां पे जीरो एरर है या नहीं, और दूसरी फिगर रीडिंग के लिए। अच्छा, जीरो एरर अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर में,
जीरो एरर क्या होता है वर्नियर कैलिपर? फॉर एग्जांपल आपने स्केल को फुली बंद कर दिया, अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो और ऊपर वाला जीरो जो है वो एग्जैक्टली ऊपर नीचे हो तो हम कहते हैं वो वहां पे जीरो एरर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्नियर कैलिपर पे ये देखें, अगर ये जीरो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है जीरो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये वाला जो मेन स्केल का आपका जीरो आगे पीछे हो जाता है या ये मैच नहीं करते तो वहां पे जीरो एरर होगा। अब हमने मालूम करना होता है कि हमारे पास जीरो एरर कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी आपने ये जो मेन स्केल है ना इसको रेफरेंस लेना है, वर्नियर स्केल को आपने पढ़ना है। अगर मेन स्केल का जीरो आगे की तरफ है, आगे जा रहा है, तो ये हमारे पास जीरो कौन सा होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अगर मेन स्केल का जीरो पीछे रह जाए और वर्नियर स्केल का जीरो आगे लाइन जा रही हो तो वो मेरे पास कौन सा होगा? नेगेटिव जीरो एरर होगा। पहले आपने देखना होता है कि जीरो एरर है, अगर है तो पता करना होता है कौन सा प्लस है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये देखिए अगर मेन स्केल का जीरो आगे जा रहा हो तो हमारे पास कौन सा होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन अगर मेन स्केल का जीरो पीछे है तो वो कौन सा होगा? नेगेटिव। आपने मेन स्केल को रेफरेंस लेना है, अगर मेन स्केल आगे जा रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, अगर मेन स्केल का जीरो पीछे है, पीछे ये देखिए लाइन पीछे है इसकी आगे है, तो ये अगर पीछे है तो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर। तो पहले तो आप जीरो एरर पता करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं। फाइंड कैसे करते हैं वो देखें। पहले तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जीरो एरर है या नहीं, तो जीरो एरर तो है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है, तो ये डिफरेंस है तो जीरो एरर तो है। अब ये कौन सा जीरो एरर है वो हमने फाइंड आउट करना चाहिए। मेन स्केल का जीरो लाइन आगे नहीं है, दूसरे की लाइन पीछे से स्टार्ट हो रही है, बाद में स्टार्ट हो रही है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो ये मुझे पता चल गया पॉजिटिव जीरो एरर। अब जीरो एरर मालूम कैसे करते हैं बच्चे? आप देखते हैं कौन सी लाइन एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर रही है, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आपको चौथी लाइन एग्जैक्टली तकरीबन मैच होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली चौथी लाइन हमारे पास मैच होती हुई, ये जीरो लाइन थी, ये 0 1 2 3 4, ये फोर्थ वाली लाइन आपको मैच होती हुई नजर आई। ये मालूम कर रहे हैं जीरो एरर। जीरो एरर मालूम कैसे करते हैं? वर्नियर स्केल की वो वाली लाइन, वो वाली डिवीजन देखते हैं जो ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर रही हो। जो भी वैल्यू मैच कर रही होती है ना उसको क्या करते हैं? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 वाली लाइन वैल्यू मैच हो रही थी, 4 वाली वैल्यू को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? लीस्ट काउंट से। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट कितना काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि जीरो एरर है, अगर है तो कौन सा है? प्लस या माइनस है? तो यहाँ पे हमने देखा प्लस पॉजिटिव वाला जीरो एरर था क्योंकि मेन स्केल का जीरो आगे था। फिर हमने मालूम किया कितना जीरो एरर है, वो कैसे मालूम करते हैं? हम देखते हैं कौन सी लाइन एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच करी है वर्नियर कैलिपर की। तो चौथी लाइन मैच करी थी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 0.04 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, जीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो एरर कौन सा है? ये हमारे पास जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो इसको फाइनल जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसको फाइनल वैल्यू में से पॉजिटिव कर देते, माइनस कर देते हैं। अगर माइनस होता ना तो उसको जो लास्ट रिजल्ट होता है उसमें ऐड करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसको फाइनल वैल्यू में से माइनस करेंगे। आप रीडिंग लेते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं? पहले आप मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, फिर आप सर्कुलर स्केल रीडिंग, सॉरी वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं। वर्नियर स्केल की जो भी रीडिंग हो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल में ऐड कर देते हैं। तो आप पहले तो देखिए हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है कितनी? ये 3 है, 3.1 3.2 3.3 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही है 3.3 तक। 3.3 जो है वो हमारे पास उससे आगे जो है वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट हो रहा है, मतलब जीरो जो है वर्नियर स्केल का वो एग्जैक्टली किसके साथ मैच कर रहा है? 3.3 तक। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3.3। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं? आप वो वाली लाइन एग्जैक्टली देखते हैं जो ऊपर वाली लाइन के साथ मैच करी, आपकी तो जीरो वाली नहीं मैच करी, तो इसका आंसर जीरो ही है। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? जीरो। जीरो को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, उसको ऐड करेंगे मेन स्केल रीडिंग में। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3.3। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 3.3 ही आएगा क्योंकि वर्नियर स्केल की रीडिंग तो जीरो थी। अब हमारे पास फाइनल आंसर आया 3.3। अब इसमें आपने क्या करना है? जीरो एरर को अप्लाई करना है। जीरो एरर कैसे अप्लाई करेंगे बच्चे? प्लस वाला जीरो एरर है तो इस वैल्यू में से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 3.26 आएगा। तो ये अगर आपको मैं आंसर दिखाऊं भी तो ये देखिए हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आई? 3.3। सर्कुलर स्केल कितनी आई थी? जीरो। जीरो को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगी, तो ओवरऑल हमारे पास मेन स्केल रीडिंग 3.30 ही रहेगी। इसमें से अब जीरो एरर को माइनस किया तो 3.26 आंसर आ गया। अगला एमसीक्यू देखते हैं हमारे पास क्या है। 1.15 है, कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली आपके पास पर्सियन बता रहा होता है, हमने पढ़ा था लीस्ट काउंट पर्सियन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगला कहते हैं मेजरिंग टेप हैज बीन ग्रेजुएटेड अ मिनिमम डिवीजन ऑफ 0.2 सेंटीमीटर अलाउड रीडिंग। मुझे इस सब रीडिंग्स में देखें 0.2 का मल्टीपल कौन सा है?
इवन है तो इवन नंबर ही इसका मल्टीपल होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 80.6। तो ये आपके एमसीक्यू से स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।